दोस्तों, बोधिसत्व विचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने जो इतिहास है सम्राट अशोक का, उसके विषय में चर्चा करूँगा कि अशोक के समय के जो अभिलेख थे, जो 84,000 अभिलेखों को बनवाया था, उसकी खोज के विषय में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि अशोक सम्राट ने जो 84,000 अभिलेखों को बनवाया था, वो कहाँ है, आखिर ये कहाँ गए। तो इसकी खोज के विषय में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, आप स्वयं जानते हैं कि भारत का जो इतिहास है और यहाँ के जो इतिहासकार हैं, वास्तविक इतिहास को उन्होंने लिखा ही नहीं है, बल्कि सही इतिहास जो था वो छुपाया गया है। इतिहासकारों पर मैं ये आजीवन कलंक रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि भारत का इतिहास लिखने वाले वो पंडा और पुरोहित थे, या ब्राह्मणी व्यवस्था से होने के कारण वो सही इतिहास को लिखा ही नहीं है। यही कारण है कि अशोक सम्राट के जो शिलालेख थे, जो अभिलेख थे, वो आज नहीं मिलते हैं, वो छुपा दिए गए थे। यहाँ पर पिछले 1000 वर्षों का यदि हम अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि यहाँ के लोगों का जो शिक्षा का अधिकार था वो छीन लिया गया था, और ये पूरी व्यवस्था ब्राह्मण लोग अपने हाथों में ले लिए थे, जिसके कारण शूद्र और अतिशूद्र ये समाज शिक्षा से वंचित रहा। यहाँ पर मनुस्मृति भी लागू कर ली और तमाम विभिन्न जातियों में बांट करके आपस में लड़ाने का ही कार्य किया। और जब शिक्षा इस समाज को नहीं मिली, ये भारत के मूल निवासी थे, जब शिक्षा से वंचित कर दिए गए तो इनका आत्मसम्मान भी जाता रहा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत बड़ा त्याग किया, बहुत कुछ बलिदान दिया, और दे करके शिक्षा का अधिकार दिलाया और इसको कानून के रूप में एक मौलिक अधिकार दे दिया। आज बाबा साहब के जो विचार हैं, जो एक आइडियोलॉजी उनकी थी, अगर ये लोग मानते होते तो भारत का इतिहास और कुछ होता। बाबा साहब को जानते तो हैं, पर उनके विचारों को एक आदर्श के रूप में स्थापित नहीं करते हैं। भारत का इतिहास सामान्यतया ये बिल्कुल सही है कि भारत का इतिहास चापलूस पाखंडी उन्होंने लिखा है, जो सच पर आधारित नहीं है। अगर हम मौर्य वंश से, जिसमें सम्राट अशोक है, उनको देखते हैं तो भारत के इतिहास में 18वीं सदी के पहले कौन जानता था कि कोई मौर्य वंश था, या उस मौर्य वंश का शासक अशोक सम्राट था। इसे कोई नहीं जानता था। कारण ये था कि इतिहास ही छुपा दिया गया था, और पाखंडवाद का इतिहास बना करके यहाँ
पंडा पुरोहितों के द्वारा खूब धमाल मचाया गया। सम्राट अशोक का अस्तित्व भारतीय इतिहास में सदियों के बाद, बहुत समय के बाद एक उभर करके सामने आया। सम्राट अशोक की खोज सन 1837 में हो चुकी थी। इस सम्राट के अभिलेखों की कहानी अत्यंत रोचक है। उस खोज की भूमिका में अंग्रेजी विद्वानों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह सबसे पहले हम बात करेंगे जेम्स प्रिंसेप की। उनका जन्म जो है 1799 में हुआ था और 1819 में वो बनारस के टकसाल में प्रमुख पारखी के रूप में यहाँ अपॉइंटमेंट उनका हुआ था और 1832 में वो कलकत्ता में गए तो वहाँ पर जगह जगह पर देखा कि ये शिलालेख और स्तंभ जो पड़े हुए हैं उसके विषय में जानने की जिज्ञासा उनको हुई। इन अभिलेखों से एक बात तो स्पष्ट थी कि ऐसा लग रहा था उनको कि ये शिलालेख जो लिखवाए गए हैं, इधर उधर पड़े हुए हैं, ये किसी शक्तिशाली राजा ने ही लिखवाए थे। वो शक्तिशाली शासक कौन था, कौन होगा, इसके विषय में उसे उनको जानने की जिज्ञासा हुई। पहले तो वो ये समझ रहे थे कि शायद तथागत बुद्ध के शिलालेख हों और उन्होंने कुछ लिखवाया हो, लेकिन फिर उनके मन में एक प्रश्न और उठता है कि भगवान बुद्ध वो कोई शासक नहीं थे, वो मार्गदाता थे, इसलिए ये बुद्ध के शिलालेख नहीं हो सकते हैं, ये किसी महान सम्राट के ही हो सकते हैं। इसी बीच में एक इतिहासकार जॉन इरविन हैं जिन्होंने अशोक कालीन स्तंभों का विशेष अध्ययन किया। उनका कहना है कि इनमें से कुछ स्तंभ तो अशोक सम्राट के पहले के भी हैं। इसका मतलब यह है कि अशोक सम्राट के पहले भी ये लेखन पद्धति भारत में थी, मौर्य वंश में। और यहाँ तक ये प्रमाणित हो जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं भगवान बुद्ध की अस्थियों को लेकर के वो एक स्तूप बनवा रहे थे। इसका मतलब यह है कि उस समय लेखन थी और वो पत्थरों में होती थी, स्टोन में होती थी, शिलाओं पे होती थी और ये शिल्पकार थे। उस समय शिल्पकला अच्छी थी और शिल्पकार अच्छा काम करते थे, उनको अच्छा सम्मान दिया जाता था, क्योंकि बुद्धिज्म में शिल्पों का सम्मान है और शिल्पकारों को सम्मान दिया जाता है, क्योंकि इस धर्म में जो शिल्पकला का ज्ञान है वो एक विद्या है और इस विद्या को सिखाया भी जाता है। यही कारण है कि भारत की शिल्पकला विश्व में सबसे श्रेष्ठ रही। सम्राट अशोक ने बहुत सारे शिलालेख लिखवाए, 84,000 शिलालेख थे, जिसमें अशोक सम्राट ने अपने शासनकाल में 2 तरह के शिलालेख लिखवाए थे। एक शिलालेख जो लघु शिलालेख थे और दूसरा प्रधान शिलालेख थे। लघु शिलालेखों में हम जब उसको देखते हैं और लघु शिलालेख में सबसे पहले जो स्थान कर्नाटक का मास्के अभिलेख है, इस शिलालेख के माध्यम से ही अशोक सम्राट
के विषय में जानकारी मिलती है, क्योंकि 1915 में इसी अभिलेख के द्वारा ही अशोक सम्राट का नाम स्पष्ट हो सका था। अन्य अभिलेख जो थे उन अभिलेखों में तो पता ही नहीं चलता था कि कौन ऐसा राजा है जिसने शिलालेख लिखवाए थे, क्योंकि उन शिलालेखों में जो सम्राट अशोक हैं वो अशोक के नाम से नहीं जाने जाते हैं। वो जो शिलालेख थे उन शिलालेखों में जो अशोक जाने जाते थे वो देवा नाम प्रियदर्शी के रूप में जाने जाते थे, वो देवताओं के प्रिय के रूप में जाने जाते थे। इसलिए अशोक सम्राट का पता नहीं चल सका था। ये मास्की अभिलेख जो कर्नाटक में मिला है उसी अभिलेख से अशोक का नाम मिला है। साथियों, जो विशाल शिलालेख थे, जो बड़े शिलालेख थे, उस वर्ग में 14 शिलालेखों में एक महत्वपूर्ण समूह जो अशोक के जीवन और धर्मादेशों का प्रमुख स्रोत है। हम इन जो महत्वपूर्ण जो प्रधान शिलालेख थे, इन शिलालेखों में जो अशोक ने लिखवाया था वो धर्मादेश थे। जो धर्म का ज्ञान था या धर्म के जो डायरेक्शन थे, नियम थे, रूल्स थे, उनको उन शिलालेखों के माध्यम से विश्व भर में पहुंचाने का कार्य किया था। सम्राट अशोक का एक गिरनार शिलालेख है, उसमें लिखा है कि मेरे राज्य में कोई भी जीव मार करके ना तो बलिदान किया जाएगा और ना ही होम किया जाएगा और न समाज के उपयोग में उसका कोई मांस प्राप्त करने के लिए हत्या की जाए, ऐसा उन्होंने लिखवाया। अशोक ऐसे समाज को त्याग कर देता है जिसके जीवन में हिंसा की जाती हो, क्योंकि देवताओं का प्रिय सम्राट प्रियदर्शी है, राजा है वो। तो साथियों, ये हमने आज जो है अशोक सम्राट के विषय में चर्चा की है। अगर कहते हैं इतिहास को समझना आवश्यक क्यों है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जिस समाज का कोई इतिहास नहीं होता है उस समाज का कभी सम्मान नहीं होता है। इसलिए हमें अपने इतिहास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारा इतिहास बहुत मजबूत है, लेकिन हम इन पाखंडियों के बीच में समझ नहीं पाए और अपने वास्तविक इतिहास को छोड़ करके हम दूसरों के इतिहास को देखने लगे। यही कारण है कि हम आज भी गुलाम जैसे ही रहते हैं, क्योंकि जो हमारी सभ्यता नहीं है, अगर उस सभ्यता को हमें जबरन दिया जाता है और हम उसको मानते हैं तो हम एक तरह के गुलाम ही कहे जाएंगे, क्योंकि हम अपनी सभ्यता को भूल गए हैं। इसलिए इस गुलामी को से दूर रहने के लिए हमें अपने इतिहास की खोज करनी है, अपने इतिहास को समझना है, उसको पढ़ना है और उसी के अनुरूप हमें आगे कार्य करने हैं, अपने को ऊंचाइयों तक ले जाना है। बुद्ध के धम्म में कोई ऊंच और नीच नहीं होता है, वहाँ जातियाँ नहीं होती हैं कि ऊंच नीच जातियाँ होती हों। वहाँ भगवान बुद्ध सबको श्रेष्ठ बनाते हैं, वहाँ किसी को नीच नहीं बनाते हैं। इसलिए साथियों, धर्म पर ध्यान दें और अपने इतिहास को समझने का प्रयास करें, तभी हम अपने समाज को आगे ले जाएंगे, अपनी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को भी आगे ले जाएंगे। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। साथियों, वीडियो अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।